हाँ जी बेटा, हमने यहाँ से शुरू करना है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके बेटा, सुनो। अच्छा, जो निशु आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना लास्ट लेक्चर में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, है ना? यस। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है ना, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है, ये गुड्स के लिए है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ये प्रॉपर्टी के लिए है। जैसे हम लोग लैंड हाउस वगैरह या कुछ भी ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉपर्टी एज लीगेसी, यस मैम। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वो होता है, ठीक है। मतलब ओके उसमें मैम। जो भी हम टीडी बनाते हैं, गिफ्ट डीड होती है या कोई भी इस तरह का जो वारिस जिसको हमने बनाया उसको, तो वो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है, वो अगले बंदे की या वारिस की जो ओनरशिप दिखा रहा है। तो वो बाद में चेंज भी हो सकता है, मतलब अगर वो उसकी डेथ हो गई या किसी और के नाम की प्रॉपर्टी चलेगी इस तरह से। तो मतलब जो ओनरशिप होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है। और ये जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये गुड्स के लिए होता है। क्योंकि जब तक वो गुड्स हैं, मतलब वो गुड्स हैं जब तक, तो वो उस सेलर के उसमें है, ओनरशिप में है, जब तक कि वो उसको सेल ना कर दे, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। समझ आ गया? तो सिंपल बात है कि यस। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है, इट रिलेट्स टू गुड्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ गुड्स। और जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है ना, तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जो है, वो इट रिलेट्स टू, इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, ठीक है। ये देखो, अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। अब अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price। अब इसमें जो जो बेसिक टर्म्स है वो हमने सारी ऊपर पढ़ी हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्या है, वो ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि जो सेलर है वो ट्रांसफर कर देता है या एग्री कर देता है, मतलब या वो सेल में आ गया या वो एग्रीमेंट टू सेल में आ गया, ठीक है। या वो सेल करेगा, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, या फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट टू सेल है, या वो एग्री करेगा, मतलब एट सम फ्यूचर डेट की वो ट्रांसफर करेगा, टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ओनरशिप इन गुड्स। और किसको करेगा? बायर को करेगा। और उसके कंसिडरेशन में वो क्या लेगा? एक प्राइस चार्ज करेगा, मनी कंसिडरेशन लेगा, ठीक है जी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल्स एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल में क्या है? सेल में आपके पास है, अभी मैं इसमें सेल की डेफिनेशन भी यहाँ से रीड आउट कर देती हूँ। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। अब जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस ओनरशिप या एंटाइटलमेंट इन द गुड्स जब ट्रांसफर हो गई एक्चुअली, ठीक है, तो सेलर से बायर की तरफ, तो इसको हम सेल बोलेंगे, ठीक है। या फिर एग्रीमेंट ऑफ सेल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे भी एक और बड़ी बेसिक सी चीज आ रही है। एक है एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है। और मैम आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है? बाकियों को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? बाकियों की कोई मैम आ दिक्कत रही आ है रही है? हाँ मुझे तो। जी। जी यस हमारे यही मुझे आ समीर? रही है मैम। अच्छा, निशु आपको ठीक आ रही है आवाज? आ रही है साफ यस। ही। अच्छा, हिमांशी आप ना अपनी थोड़ी देखो जगह बदलो जहां बैठे हैं। हो सकता है कि वहां पे दिक्कत आ रही हो आपको। ओके मैम। हाँ जी। ये देखो बेटे, ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ये चीज, ये मैं आपको कह रही हूँ। जैसे अभी निशु ने बड़ा इंटेलिजेंट डाउट पूछा था ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, तो उसी तरह से ये दो टर्म्स, पता है लॉ में ये चीज बड़ी मायने रखती है। मतलब आपका जो छोटी सी वर्ड के साथ ही मीनिंग बदल जाता है। अब ये है एग्रीमेंट ऑफ सेल, और नीचे दिया हुआ है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। हाँ जी। अब ये देखो इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वहां पे क्या है कि जो ओनरशिप है गुड्स की, वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर। इसको हम एग्रीमेंट ऑफ सेल भी बोल देते हैं, ठीक है।
लेकिन सेकंड जो डेफिनेशन है वो किसकी है, वो आपकी है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, लीगल ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है, और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जब सेल फाइनल हो गई उसको बोलेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल। जब सेल फाइनल नहीं हुई और हमने आपस में एक समझौता कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया कि हम फ्यूचर डेट पे इस डेट पे सेल करेंगे, अभी सेल नहीं हुई है तब सेल करेंगे, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर दी कि अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो तब हम इस बात पे हम लोग ये जो है ओनरशिप और पोजेशन को हम लोग ट्रांसफर में आ जाएंगे, सेल करेंगे। तो इसका मतलब है आपने अभी एक्चुअली सेल नहीं किया है, आपने अभी क्या किया है, आपने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया है। ठीक है, समझ आ गया क्या डिफरेंस है? सो यहां से भी क्लियर हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड अ कंडीशनल सेल, क्योंकि इसके साथ आपने एक कंडीशन जोड़ दिया। देखो, वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल प्रोवाइड्स दैट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर डेट, इट बिकम्स सेल व्हेन दैट डेट अराइव्स। सो दैट मीन्स जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इमीडिएट नहीं होता है। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में क्या आ गया, टाइम का गैप आ गया। ठीक है, इफ द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन दोज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब जब वो कंडीशंस फुलफिल होंगे तब एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेल में क्या होता है, बोथ ओनरशिप एंड पोजेशन हैव टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एग्रीमेंट टू जो सेल है इसमें आप लोग ये कर सकते हो कि पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि जैसे आपका वो है हम लोग ईएमई के ऊपर जो है जो चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कार फाइनेंस करा ली हमने, है ना, या और कोई चीजें जो हैं आपने ले ली जिसकी अमाउंट ज्यादा है, आप ले आए उसको, किश्तों पे ले आए, आपने यूज करना शुरू कर दिया। अब फ्यूचर डेट पे आपने पेमेंट करनी है। अब फ्यूचर डेट में जाते हुए आपको पता चलता है कि फ्यूचर डेट पे आप वो पेमेंट नहीं कर पाए या किसी तरह की टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई, आप उस चीज को अब खरीद ही नहीं सकते, या वो बेचने वाला बेचना ही नहीं चाहता, या किसी तरह से वो एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो उस केस में इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट टू सेल तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पोजेशन ही गया है, ओनरशिप तो गई नहीं है। तो एग्रीमेंट टू सेल किसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसिल हो सकता है, लेकिन सेल जब होगी उस केस में तो ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही चलेगी, फिर उसकी कैंसिलेशन की कोई वो क्लॉज नहीं रह जाता। क्लियर हो गया बात? हाँ जी, पता चल गया आपको? यस मैम। यस हाँ मैम। जी। हिमांशी, आवाज क्लियर है बेटे? हिमांशी है क्लास में? हिमांशी, क्लास आवाज आ रही है आपको बेटे? रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। चलो आगे चलते हैं। अब है डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि इससे कंसेप्ट ही बहुत वो आ जाता है। अब देखो इसमें क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें है कि जो सेल है, इन केस ऑफ सेल, इसमें ये है दी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। ठीक है, फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। एक मिनट बेटा। हाँ जी, अब इसमें ये देखो बेटे, इन द केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि वहां पे क्या है कि ओनरशिप साथ के साथ ट्रांसफर होगी, एग्रीमेंट में फ्यूचर डेट पे होगी। सेकंड है इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल जो है इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म सुनी हो या आपने, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी? यस मैम। फाउंडेशन। अच्छा, ये क्या है बताओ, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है?
मैम बुक में लिखी थी उस टाइम पे, अभी याद नहीं है। नहीं नहीं, आपको वैसे मीनिंग नहीं पता है एग्जीक्यूटेड क्या होता है और एग्जीक्यूटरी सर क्या होता है? एग्जीक्यूटेड जो हो गया, जो हो हाँ गया, हाँ, और जो ठीक है। एग्जीक्यूटरी है वो जो होने वाला है। फ्यूचर टर्म में, फ्यूचर में होना है जो फ्यूचर जिसको टर्म आपने में, अभी यस मैम। एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सेल जो यस। है वो जैसे किसे कहते हैं ना कि आपने ओनरशिप और पोजेशन को आपस में वो कर लिया कि हाँ एग्जीक्यूटेड, कि हमने ये जो चीज है वो दे दी और अगले ने ले ली। और एग्जीक्यूटरी क्या है कि हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग जो सेलर है वो देगा अपनी ओनरशिप, ठीक है, और जो बायर है वो ओनरशिप लेगा एट सम फ्यूचर डेट। तो ये अभी होना है एग्जीक्यूटरी, उस सेंस में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स राइट इन रेम, और एग्रीमेंट टू सेल जो है इट क्रिएट्स राइट इन पर्सनम। इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी सुना होगा आपने, लॉ में बड़ी कॉमन टर्म है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम। सुनिए। सुनी है मैम। याद है कुछ? राइट इन रेम एंड मैम राइट इन बुक में पर्सनम। हाँ जी। हाँ, बुक में लिखी थी उसके बाद याद। मैम बुक में बुक में लिखी थी लिखी ना? थी वैसे उसका मीनिंग। आपने अपने पास यस मैम। नोट्स नहीं बना के रखे है ना? नो मैम। राइट इन रेम जो है वो है कि एक किसी एक पर्सन की राइट जो वो मतलब किसी के लिए वो अपने अगेंस्ट फॉर द होल वर्ल्ड है। तो राइट इन जो पर्सनम है वो है कि अगेंस्ट वन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। वो राइट सिर्फ एक पर्सन के पास ही है, वो उसी पर्सन के पास ही राइट है, वो किसी और पर्सन के पास वो राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब इससे सोच के बताओ जरा क्या एग्जाम्पल होगा, आया माइंड में कुछ? है कुछ माइंड में? समीर आप बताओ। हाँ जी, हिमांशी ने ज्वाइन ही ना की क्लास। गुंजन आप भी हो ना क्लास में? हेलो। यस मैम। हाँ जी, आप बताओ सोच के क्या हाँ पढ़ा जी था? मैम। आप बताओ राइट इन रैम और राइट इन पर्सनम क्या पढ़ा था? कुछ याद है कि नहीं? हाँ जी। चलो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना, ये बड़ी बेसिक चीज है। राइट इन रैम और राइट इन पर्सनम, ये जो डिफरेंस है, वैसे शायद इसमें आगे भी आई जाएगी, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाना है, ठीक है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट तो दे ही दिया है कि जब किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के पास राइट हो, है ना, तो वो उसी का अगर वो होल्डर है, उसी की ओनरशिप या पोजेशन है, तो वो राइट इन पर्सनम होती है। तो अदरवाइज जो दूसरी है वो राइट इन रैम होती है। ये आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा ये देखो, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान हो जाता है। क्यों बायर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इस केस में क्या है कि जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब सेल होने पे जो ओनरशिप है वो तुरंत विद, जिसे बोलते हैं ना, तुरंत तुरंत प्रभाव से या इमीडिएट इफेक्ट के साथ बायर के पास जा चुकी है। ओनरशिप चली गई है ना जिसके पास, वो होने वाले किसी भी लॉस के लिए जो है वो आंसरेबल रहेगा, पोजेशन चाहे सेलर के पास ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जैसे गुड्स की जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, वो बायर के पास आ गया है, लेकिन अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है। तो अगर वो गुड्स गोडाउन में पड़ी हैं सेलर के पास और कुछ नुकसान हो जाता है, तो उस केस में सेलर नहीं है उसके लिए आंसरेबल, उस केस में कौन है? उस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, क्योंकि ओनरशिप जो है वो जा चुकी है बायर के पास। तो ये सेल के केस में होता है, ठीक है, कि अब गुड्स एक बार जो है वो सेल हो चुके हैं। दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर। अब इसमें क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी एट सम फ्यूचर डेट इसको एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी इसमें ओनरशिप जो है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होनी है। तो उस केस में
जो कोई भी नुकसान अगर अगर ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले कोई भी नुकसान हो जाता है सब्जेक्ट मैटर के साथ, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है या लॉस, तो फिर उस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? सेलर। ठीक है, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्ट्रक्शन अगर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप सेलर के पास है अभी। तो वो कहते हैं कि चाहे पोजेशन बायर के पास है लेकिन फिर भी कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? सेलर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चीज मायने रखती है? ओनरशिप ज्यादा बड़ी टर्म होगी, वाइड टर्म होगी, कि ये पोजेशन हो गई? क्या हुई? बड़ी टर्म कौन सी है? ओनरशिप मैम। हाँ जी, ओनरशिप जो है वो बड़ी टर्म होगी। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया बेटे? यस मैम। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये देखो बेटे, अब इसमें ये है, द सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स। सेलर गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता रीसेल? बार बार ना वही बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर दूसरे पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंस के पॉइंट्स बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, सेलर क्यों नहीं ये कर सकता? बताओ, सेलर रीसेल क्यों नहीं कर सकता गुड्स को? मैम प्रॉपर्टी एंड गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। यस, वेरी गुड। क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। और इन दिस केस इफ द सब्सिक्वेंट बायर, मैं एग्रीमेंट टू सेल पढ़ रही हूँ। इन दिस केस इफ द सब्सिक्वेंट बायर टेक्स इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन ही गेट्स अ गुड टाइटल, द ओरिजिनल बायर में ओनली स्यू द सेलर फॉर द डैमेजेस। ये इन्होंने ना ये पीछे से पॉइंट चलाया है ये वाला। ये तो लॉस का था ना, इसके बाद इन्होंने लॉस के बाद ये है कि सेलर जो है वो रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन जो सब्सिक्वेंट बायर है उसने अगर गुड फेथ में और कंसिडरेशन दे के अगर टाइटल ले लिया है, ठीक है, तो ओरिजिनल बायर में ओनली स्यू दी सेलर फॉर दी डैमेजेस। मतलब आगे की आगे जो ओरिजिनल बायर है, मतलब ये इस केस में रीसेलिंग हो सकती है। ठीक है, सब्सिक्वेंट बायर कौन है? सब्सिक्वेंट बायर है दूसरा बायर। ठीक है, बायर टू। अगर एक बंदे ने दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हारे को गुड्स बेचूंगा, ठीक है, तो फ्यूचर डेट में बेचूंगा, लेकिन उससे पहले सेलर ने बी को पहले ए के साथ किया एग्रीमेंट और फिर उसने बी को गुड्स बेच दिए। अब उसमें क्या होगा? सब्सिक्वेंट बायर कौन हुआ? बी। तो बी ने अगर वो गुड्स ले लिए इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसने उसके लिए कुछ पेमेंट भी कर दी, तो फिर उसको मतलब एक गुड टाइटल मिल गया। गुड टाइटल मतलब उसके नाम पर वो गुड्स चले गए, मतलब ओनरशिप जो है बी को मिल गई। जब ओनरशिप बी को मिल गई तो इसका मतलब है कि जो ए था जिसके साथ पहले एग्रीमेंट हुआ था एक्स का, एक्स कौन है? सेलर। ठीक है, तो ओरिजिनल बायर में ओनली स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। अब कौन किसको स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए? एक्स सेलर है, ए जो है वो ओरिजिनल बायर है, बी जो है वो सब्सिक्वेंट बायर है। तो इन्होंने बोला है कि ओरिजिनल बायर जो है ही में ओनली स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। ये कौन सी डैमेजेस की बात हो रही है? आपको कुछ समझ आ रही है? याद है कुछ? कौन से डैमेजेस की बात हो रही है बेटे? निशु, यस मैम। कौन से डैमेजेस की बात हो रही है? अभी मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा याद ना नहीं इस आ रहा। तरफ। बेटा ये दिन घबराओ यस नहीं, मैम। प्लीज घबराओ नहीं, आप इसके साथ रिलेट करके देखो। तभी इसलिए मैंने ये जो है ना वो ये इलेबोरेशन कम है, इसलिए ये मैंने टॉपिक यहाँ से इसलिए उठाया है कि एक बार यहाँ से एक बेसिक रिवीजन हो जाएगी ना, फिर आप इलेबोरेशन में आराम से जा सकते हो। उन्होंने बोला देखो, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, ये रीसेल वाले उसी चीज को ही लेके चलो ना, रीसेल का ही टॉपिक यहाँ पे हम इसमें इसके वो ले रहे हैं ना कंपैरिजन में, कि क्या एक जो सेलर है वो सेल के केस में तो रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो एग्रीमेंट टू सेल में कर सकता है? उन्होंने कहा कर तो सकता है इन दिस केस, लेकिन अब होगा क्या? उसने रीसेल कर दिया, मतलब एक्स ने, एक्स सेलर है, उसने पहले ए के साथ किया एग्रीमेंट। अब जब फ्यूचर डेट से पहले सपोज करो कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको गुड्स बेचूंगी अगले साल फेब्रुवरी में, अब उसके पहले जनवरी में मुझे कोई और बायर मिल जाता है अपने गुड्स के लिए, मैंने उसको कोई रिटर्न कमिटमेंट तो नहीं ना दिया, मैंने एग्रीमेंट किया, मैं एग्रीमेंट तोड़ सकती हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया अभी। तो मैं बाय मुझे कोई और बायर मिल गया बेटर, जिसने मेरे को ज्यादा कंसिडरेशन दे दिया, कुछ भी है, तो मैंने गुड्स उसको दे दिए हैं।
अब इसका मतलब है कि अगर मैं जनवरी में किसी और को गुड्स दे देती हूँ तो होगा क्या? अब उस केस में ये उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता इस एग्रीमेंट को कि ये ऐसे कैसे बेच दिया। अब होगा ये कि जिसने मेरे से, जो मेरा सेकंड बायर है, जिसने मेरे से जनवरी में मेरे से ले लिए गुड्स, उसने मुझे कंसिडरेशन भी दे दिया है, वो तो ओनरशिप उसकी हो गई है, उसको तो कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन जो ओरिजिनल बायर था जिसके साथ मेरा पहले एग्रीमेंट हुआ था, मतलब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, और अब क्या है कि आप मेरे को कोर्ट में स्यू कर सकते हो फॉर डैमेजेस। क्योंकि आपको इस बारे में पता कब चलेगा? आपको तो फेब में पता चलेगा ना। फेब में हमारी बात हुई है ना कि मैंने आपको फेब में वादा किया कि मैं आपको ये चीजें दूंगी, सेल करूंगी। तो आप मेरे को फेब में डैमेजेस के लिए, डैमेजेस मतलब आपने एक ये तय कर लिया था कि हमारे को ये गुड्स यहाँ से मिलने हैं। अब जब आपको पता चलता है कि मैंने किसी और को बेच दिए हैं, तो आप मेरे को डैमेजेस के लिए, कंपनसेशन के लिए कोर्ट में स्यू कर सकते हो। बात समझ में आई है? कहानी क्या है, पता चला? यस मैम। बाकी हाँ जी, समीर, गुंजन, समझ आई है आपको मैंने क्या बोला है? यस मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो बात चल रही है ना, ये है बेटे गुड्स के डिस्ट्रॉय होने की। ठीक है। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस विल बी borne बाय द बायर इवन दो दे मे बी इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। अब एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है। अब जब गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं तो उस केस में उन्होंने बोला है कि जब सेल हो गई है तो चाहे ये पोजेशन ऑफ द सेलर, वेयर हाउस में पड़े हैं, सेलर के वेयर हाउस में पड़े हैं, लेकिन अब लॉस क्या है? अब लॉस किसका माना जाएगा? वो सेलर का नहीं माना जाएगा, वो बायर का माना जाएगा। बिकॉज वाई? बिकॉज प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैज ट्रांसफर्ड। हाँ, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इन सेल। और जो एग्रीमेंट टू सेल है, अगर उसमें ऐसे हो रहा है, लॉस विल बी borne बाय द सेलर इवन दो द गुड्स में बी इन द पोजेशन ऑफ द बायर। और यहाँ पे क्या है? लॉस सेलर का माना जाएगा अगर गुड्स जो है वो बायर की पोजेशन में है तब भी। ठीक है, मैं कोई गाड़ी लेके चला रही हूँ, मेरी अभी किस्तें चल रही हैं, मेरे पास अभी ओनरशिप नहीं आई है, अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो अल्टीमेटली जो किसके नाम पे वो गाड़ी, मेरे नाम पे भी ट्रांसफर ही नहीं हुई है, तो इसलिए वो जो लॉस है वो मेरा नहीं है एब्सोल्युटली। समझ गए? क्लियर है? इसीलिए वो जो इंश्योरेंस वगैरह का जो कुछ भी है ना, वो उन्होंने डिपेंड करता है इसमें कि आपने किसके नाम पे फिर जो है वो प्रीमियम, वो थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आ गया। अगर हम सिंपल बात करें तो उसमें ये है कि अगर कोई गुड्स हमारे पास कस्टडी में है, बायर के पास है, लेकिन अभी उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं आई है, तो अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो उस केस में सेलर उस लॉस को बियर करेगा, बायर नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टिल नाउ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटे, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट इज मेड द सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर अनलेस ही हैज लियन ऑन देम। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, वो बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं दे सकता अब, अगर पेमेंट अभी हुई ही नहीं थी, तो वैसे सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, अब क्या होगा? अब वो गुड्स जो हैं वो किसके माने जाएंगे? वो गुड्स तो बायर के माने जाएंगे ना। द सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर अनलेस ही हैज लियन ऑन देम। ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? हमने ये टर्म पढ़ी है कहीं पे? ऑफिशियल रिसीवर कहीं पे पढ़ा है? बताना, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? आपने इसको कहाँ पढ़ा है? हाँ जी बेटा। मैं साथ के साथ चार्जिंग लगा रही हूँ, 2 मिनट, इसलिए 2 मिनट ले रही हूँ आपके। बताओ। ऑफिशियल रिसीवर आपने, ऑफिशियल रिसीवर होता है जब किसी ने कह दिया, आप पार्टनरशिप में पढ़ा है, याद करो, पार्टनरशिप। निशु, मैं याद कर रही हूँ। हाँ करो करो, याद याद नहीं आया पर। करो। अरे जब, चलो आप ही बताओगे, सोचो फिर, अगर याद कर ही रहे हो तो फिर मैम कौन? याद ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, करो करो। ओके। ये जब पेमेंट नहीं हो सकती
ठीक है, उस केस में जो है, जिन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं पंजाबी ਚ कुर्की कर देनी। आपसे बातें की हुई हैं ये वाली सारी। जो ऑप्शन। एसेट्स हैं वो सारे ऑफिशियल रिसीवर की कस्टडी में आ जाते हैं, है ना। तो फिर वो ही बेचता है। रियलाइजेशन अकाउंट याद है कुछ, यस। है ना। ये रियलाइजेशन अकाउंट याद है। इसमें आगे जाके ये आता है ना। तो मतलब इसमें है कि जब ये कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पेमेंट नहीं कर सकता, उसके सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज जो है वो ऑफिशियल रिसीवर को दे दी जाती है कि इसके पास इतना पैसा ये है वो है। तो उस केस में जो सेलर है वो गुड्स किसको डिलीवर करेगा, वो गुड्स ऑफिशियल रिसीवर को ही दे देगा कि आप ये इन गुड्स की जो है डिलीवरी लीजिए और इसको बेच के जो भी मिलता है वो आप मेरे को दीजिए, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला है अनलेस ही हैज लियन ऑन देम। कहने का मतलब है कि अगर सेलर ने बायर के साथ किसी तरह का कोई एग्रीमेंट किया था कि अगर तू मेरे को पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, मतलब पोजेशन में ले लूंगा, तो वो लियन वो हो जाता है ना। तो अगर तो उसने अपने कब्जे में पहले ही ले रखे हैं कोई इस तरह के एग्रीमेंट के साथ, फिर वो अलग चीज है। अदरवाइज सेलर को वो जो गुड्स हैं किसको देने पड़ते हैं, वो ऑफिशियल रिसीवर को देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर बायर की बाकी प्रॉपर्टी को भी अपने उसमें ले रहा होता है, ताकि उसकी कैलकुलेशन करके उसको बेच बाच के जो भी बायर की लाइबिलिटीज हैं उसको ओब्लाइज किया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तो वो सेल हो गई है और पोजेशन बायर के पास था, तो बायर के बाकी एसेट्स की तरह वो वाली जो गुड्स हैं ये भी कहाँ चली जाएंगी, ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाएंगी। लेकिन अगर सेलर और बायर की आपस में कोई और एग्रीमेंट हुई है जिसके ऊपर उन्होंने लियन की बात कोई करी हुई थी, तो उस केस में जो सेलर है वो अपने कब्जे में ले सकता है गुड्स को जब तक कि उसको पेमेंट नहीं हो रही। तो फिर वो गुड्स को अपने उसमें ले लेगा कि मेरे को तो पेमेंट नहीं हुई है तो इसलिए मैंने गुड्स अपने उसमें ले रहा हूँ पोजेशन में, ठीक है जी। समझ आ गया। ओके मैम। सेलर में रिफ्यूज मैम टू कोई डिलीवर। हाँ जी। एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलना ऑफिस ऑफिशियल रिसीवर द एग्जैक्ट मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड। ऑफिशियल रिसीवर एक तरह का जैसे यू कैन से जैसे नोटरी होता है ना, इस तरह से उसको अपॉइंट किया ओके जाता है ना। नोटरी। हाँ, इसको अपॉइंट ओके किया ओके। जाता है ना कि मतलब इसने जो है वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, अब इसके लिए जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है इसको अटैच किया जाए, उसके ऊपर उसका राइट नहीं रहा है, तो उसके जो भी एसेट्स होंगे आप उसको बेच बाच के देखोगे और उसकी फिर जितनी लाइबिलिटीज होंगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे, अनसिक्योर्ड कितने थे, वो सारा कुछ। तो फिर उसको वो पेमेंट करने में मतलब कोई थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुई है, वो अब वो सारा रोल एक्सरसाइज करेगी। तो उसमें यह है कि किसी को पूरी मतलब कि किसी को भी ना जो क्रेडिटर्स होते हैं किसी को भी पूरी पेमेंट नहीं होती है फिर, तो उनको राशनिंग हो जाती है, तो वो इसके एसेट्स को बेच के जितने भी पैसे निकलते हैं तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनमें वो बांट दिए जाते हैं। तो ये वाला जो काम होता है वो ऑफिशियल रिसीवर करता है, ठीक है। यस मैम। ओके। सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। अब जब एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें क्या होगा, जो सेलर है वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैंने गुड्स ऑफिशियल रिसीवर को नहीं देने, क्यों, क्योंकि अभी सेल ही नहीं हुई। तो जब ओनरशिप ही नहीं ट्रांसफर हुई है तो इसका मतलब है कि जो सेलर है गुड्स तो अभी उसी के ही है, तो वो अपने गुड्स क्यों देगा ऑफिशियल रिसीवर को, ठीक है। क्योंकि सेल के केस में तो उसको ही विल हैव टू सेटिस्फाई विद वट एवर ही इज गोइंग टू गेट फॉर दोज गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। वो क्या उसको पे करता है, 100 के गुड्स थे, अगर उसको 25 रुपए मिलते हैं तो उसको 25 लेने पड़ेंगे क्योंकि ओनरशिप जा चुकी है, वो ओनर गुड्स किसके हैं, बायर के। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी ओनरशिप तो गई नहीं है बायर के पास, तो जो सेलर है वो रिफ्यूज कर सकता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही ओनर हूं तो मैं ये गुड्स क्यों दूंगा, ठीक है ना। तो वो अपना नुकसान क्यों करवाएगा। तो एग्रीमेंट टू सेल में अभी क्योंकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर डेट में होना है, इसलिए सेलर रिफ्यूज कर सकता है। इज इट ओके। नेक्स्ट देखो, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्राइस, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। अब ये उल्टा हो गया, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, ठीक है, मतलब सेल हो गई और सेलर ने पैसे ले लिए, ठीक है, और जो है बायर है उसने अभी सेलर से गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है, मतलब पोजेशन नहीं लिया,
ओनरशिप बायर की हो चुकी है, गुड्स अभी सेलर के पास पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। तो बायर ऑफिशियल रिसीवर से वो गुड्स जो है पूरे के पूरे क्लेम कर सकता है। मतलब वो क्रेडिटर थोड़ी है बायर, ये तो वो कह नहीं सकता कि भाई नहीं ठीक है आप ये गुड्स को बेच के मेरे को जितना मिलता है मुझे दे दो। वो तो बायर है, उसने कहना है कि मेरी तो जी हो चुकी हुई है ट्रांजेक्शन के साथ, फाइनल डीलिंग हो गई हुई है, इसलिए मेरे को मेरे गुड्स तो आप दे ही दो। उन गुड्स को आप सेलर के गुड्स नहीं मान सकते, सेलर के एसेट नहीं मान सकते आप, कि आप सोचो कि उनको बेच के जो निकलेगा तो फिर वो बांटना है किसी में। ठीक है, तो बायर वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट तरफ है, द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द अमाउंट पेड बाय हिम। अब अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें क्या है कि अगर सेलर ने जो है वो पैसे, अभी इनका जो अभी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना है फ्यूचर डेट में, तो इसका मतलब है कि अभी बायर जो है वो पूरी तरह से उसके हाथ में ओनरशिप आई नहीं है। जब ओनरशिप आई नहीं है तो फिर वो गुड्स को क्लेम कर ही नहीं सकता, ये है डिफरेंस का बात। ठीक है, तो वो क्या क्लेम कर सकता है, ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द अमाउंट पेड बाय हिम। मतलब कि वही चीज है कि जो ऑफिशियल रिसीवर की तरफ से जो राशनिंग होके जो पैसे बटने हैं ना, वो सिर्फ उसी को क्लेम कर सकता है। ठीक है, समझ गए। ओके। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट है, सेल इज लाइबल फॉर सेल्स टैक्स। और दूसरा है, एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी, इट इज लाइबल फॉर जीएसटी व्हेन इट इज राइपन्स इनटू सेल। ये तो आपने जीएसटी में पढ़ा है कि जब कोई गुड्स सेल होती हैं तो वो एक तरह का जीएसटी सेल्स टैक्स है, तो सेल होने पे ही सेल्स टैक्स लगेगा ना। तो जब सेल हुई है तो वहां पे सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन जब ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो वहां पे तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये तब होगा जब ये एग्जीक्यूटरी से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। अच्छा, अब ये है कि ये टाइम इसका ओवर हो रहा है, तो मैं ना लेकिन चाहती हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने करना आगे कंटिन्यू कि कैसे है बेटे।